सो वेलकम। अभी हम कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है जी, पेन पेपर निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाइएगा। और जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की थ्योरीज तो हमने पढ़ ली हैं, पर उसमें क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इससे अलावा बता दूं कि जून 2026 के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, एक बार एप्लीकेशन चेक कर लीजिए जाकर। ठीक है जी, एक भी लाइव क्लास मिस ना हो, इसलिए टाइम से एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा सेट पीजीटी लेक्चरर इकोनॉमिक्स इन सबके रिकॉर्डेड बैचेस विद अपडेटेड क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, सो लेट्स सी। अब ये पहला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज विनर्स हैं। बेसिकली आप इसको इंडियन इकोनॉमी में भी कंसीडर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सो नोबेल प्राइज विनर से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अब देखिए, उसने कहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोबेल प्राइज विनर्स लगाने हैं फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ठीक है, तो आपको देख लीजिए एक बार। गुनर, आपको अगर याद हो तो हम जब इंडियन इकोनॉमी वाली क्लासेस में हमने एक नोबेल प्राइज विनर्स वाली क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल प्राइज, उनकी डेट्स, उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ और उनकी डेट्स किन किन को मिला हुआ, ये सारी लिस्ट हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब एक बार उस क्लास को रिवाइज कर लेना जाके कोर्स में। तो देखिए, ये जो माइडल है, इनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंसेज में 1974 में। मिल्टन फ्रीडमैन को मिला है इकोनॉमिक साइंसेज में 1976 में। आर्थर लुइस को मिला है 1979 में। लॉरेंस क्लेन हो गए 1980 में। अभिजीत बनर्जी 2019 में। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेटेस्ट है ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने अरेंज किए BCAED। फर्स्ट वाला इसका सही जवाब हो गया। इसके अलावा जो अभी 2025 के नोबेल प्राइज विनर्स हैं, वो भी पढ़ के जाओ, यूट्यूब पर वीडियो है उसकी। ठीक है, 2024 के 2025 के नोबेल प्राइज विनर्स रट के जाना। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर से चलो आपके जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है, बाकी आपको ये भी पता चल जाता है कि अभी मुझे कौन सी चीज़ है, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लूँ उसको दोबारा से, है ना। अगर नहीं पढ़ी हुई तो पढ़ लूँ, अगर पढ़ी हुई है तो रिवाइज कर लूँ। तो नोबेल प्राइज विनर्स लेटेस्ट वाले पढ़ लो अभी। So, which institution has published the Human Development Report annually since 1920? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली पब्लिश करता है 1990 से अब तक। ठीक है, सो ये आपका हो गया UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड एनुअली बाय द UNDP सिंस 1990। अब ये जो आपकी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसमें काफी सारे इंडाइसेस होते हैं, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी एक है। मैचिंग करना है यहाँ पर। PQLI आपका हो गया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। मॉरिस से इसको करेंगे मैच, मॉरिस। सो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, महबूबुल हक। कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन की हो गई। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आल्किरियन फोस्टर का हो गया। सो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी, ये 3 इंडिकेटर्स हैं। अब इससे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, जो आपके इंडाइसिस वाली क्लास है। ठीक है, इंडाइसिस वाली क्लास एक बार देख लीजिए, ये सारे आपके इंडेक्स जो है रिवाइज हो जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, पैदा होता पढ़ता पैसे कमाता वाली चीज़ है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम। कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट की लोग दैट बेसिकली फोकसेस ऑन पीपल्स एबिलिटी टू अचीव, की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए पर्सन में। ठीक है, सो जैसे इसका हमने वो एक साइकिलिंग वाला एग्जांपल लिया हुआ है। एक पर्सन है, साइकिल या कोई भी चीज़ है ना, उसके पास काफ़ी पैसे हैं, वो व्हीकल खरीद सकता है, पर इफ़ ही हैज़ नॉट कैपेबिलिटी टू ड्राइव इट, वो अपाहिज है, हैंडीकैप है, चला नहीं सकता है ना, मतलब कैपेबिलिटी नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की, तो ये भी एक तरह से उसका वेलफेयर लॉस है। सो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टीपल डिमेंशंस हैं इसके, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, और इसके इकोनॉमिस्ट याद कर लेना, एल्किरियन फोस्टर। आगे चलिए। सो अब ये देखो, ये तो इसने पूछी है 2022-24 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हाँ, आपको यहाँ पर अब लिख लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेटेस्ट रैंक इंडिया का क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, और ये जो आपकी कैटेगरी आती हैं, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें करंटली कितने कंट्रीज जो हैं वो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में है, कितने कंट्रीज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में है, ये चीज़ भी आपको पढ़नी है। अब जैसे इसमें देख लो 22-24 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसमें
सबसे ज़्यादा कंट्रीज वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आए थे। उसने कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज हैज बीन क्लासिफाइड, वो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, तो 2024 का क्वेश्चन है, मैं लेटेस्ट भी इसमें आपको बता देती हूँ। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो है वो सितंबर 2022 में अपडेट करी थी, बताई थी $2.15 ए डे, ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। पर अभी देखो, अभी ये अपडेट हो गई है फिर से, लेटेस्ट फिगर देखो, करंट ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन अपडेटेड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज, यहाँ पे $3 कर दिया गया, $3 पर पर्सन पर डे, ठीक है जी। तो 2.15 से अब वो अपडेट होकर 3 हो गई है, याद रख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, तो इकोनॉमिस्ट को अरेंज करना है यहाँ पर आपको। देखिए इनमें अगर हम देखें तो जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे ग्रोथ की थ्योरीज पढ़ते हैं, इतना तो आपको पता है कि ग्रोथ की थ्योरीज में हम सबसे पहले एडम स्मिथ की पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिकार्डो की पढ़ते हैं, है ना। तो ए बी, तो इसी से आपके ना एडम स्मिथ को फादर कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, है ना। उससे पहले ये देखिए ए बी, दैट मीन्स ये वाला भी एलिमिनेट हो गया आपका और ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हाँ, उससे पहले डेविड ह्यूमे अर्ली फिलोसफर थे, एडम स्मिथ से भी पहले के फिलोसफर थे। तो बेसिकली सी ए बी, इससे आंसर आपका पता चल रहा है। जेन देख लो बाकी सबकी डेट्स भी एक बार। टिम बर्गन शैडो प्राइजेस का कंसेप्ट दिया था जिन्होंने, 1903 टू 1994, पॉल क्रूगमैन हो गए 5th नंबर पे। CABED विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये बुक्स हैं, ठीक है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ सारी बुक्स इसमें ना। वैसे ये देखो, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, ग्रैंडराइज, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय मीन्स ऑफ कमोडिटीज, पॉवर्टी एंड फेमिन्स एंड व्हाई नेशंस फेल, ऐसे है ये। मैं आपको सारी डेट्स दिखाती हूँ अभी, देखिए। थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स आ गई 1759 में, एडम स्मिथ की है, सबसे पहले यही आएगी एडम स्मिथ की। सो ग्रैंडराइज कार्ल मार्क्स की बुक है ये, 1939 में पब्लिश हुई थी। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय मीन्स ऑफ कमोडिटीज, सराफा की बुक है 1960। पॉवर्टी एंड फेमिन्स अमर्त्य सेन जी की बुक है 1981। व्हाई नेशंस फेल ए स्मुगलो एंड रोबिन्सन की बुक 2012। सो DBECA। आगे देखिए, ये फिर से आपका मैचिंग आ गया। एडम स्मिथ को किससे मैच करोगे? साइज ऑफ मार्केट से। एडम स्मिथ बिलीव दैट साइज ऑफ मार्केट इज डिटरमाइंड बाय, जब भी हम एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट की, उसमें साइज ऑफ मार्केट का जिक्र आता है कि साइज ऑफ मार्केट जो है कंट्री की वेल्थ उसकी पॉपुलेशन के द्वारा डिटरमाइन होती है। और जो साइज ऑफ मार्केट है, ये चीज हम पढ़ते हैं उसमें कि वो डिवीजन ऑफ लेबर को अफेक्ट करता है, ठीक है, जिससे कंट्री की आगे प्रोडक्शन, आउटपुट, GDP उस पर प्रभाव पड़ता है। सो साइज ऑफ मार्केट अफेक्ट्स द डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, साइज ऑफ मार्केट, लेजिस्फेयर, इनविजिबल हैंड्स, इनमें से कोई भी चीज पूछी हो तो उसको एडम स्मिथ से मैच कर देना है आप लोगों को, ठीक है। फिर आगे आपका डेविड रिकार्डो, नेचुरल रिसोर्स कंस्ट्रेंट। डेविड रिकार्डो की थ्योरी रेंट वाली हम पढ़ते हैं या जो ग्रोथ वाली भी पढ़ते हैं, इसमें वो आता है ना, लैंड इज ए लिमिटेड सोर्स, यही बार बार जिक्र आता है कि लैंड जो है वो लिमिटेड है, तभी वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात होती है, लैंड इज लिमिटेड। सो रिसोर्स कंस्ट्रेंट की बात, रेंट भी तभी अराइज होता है बिकॉज लैंड इज लिमिटेड, वो डेविड रिकार्डो। कार्ल मार्क्स आ गया, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स की थ्योरी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कहानी की तरह समझाई हुई है, बेस्टेस्ट एग्जाम्पलों के साथ, है ना। सो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन लेबर एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो अमर्त्य सेन, फ्रीडम ऑफ चॉइस आ गया इसका, अमर्त्य सेन। कैपेबिलिटी अप्रोच जो हमने अभी पढ़ी थी कि चॉइस या अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की भी फ्रीडम होनी चाहिए। सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच इवेलुएट सोशल अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम पीपल हैव टू चूज, कि चूज करने की भी फ्रीडम, तभी वेलफेयर बढ़ेगी। सो ये अब देखो कंसेप्ट्स हैं।
इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज फिर कंपैरेटिव। देखो मर्सेंटलिज्म सबसे पहले आएगा। मर्सेंटलिज्म जब इंटरनेशनल का जब स्टार्ट करते हैं तो मर्सेंटलिज्म सबसे पहले, एक क्लासिकल थॉट से भी पहले की थॉट है मर्सेंटलिज्म, है ना। तो सबसे पहले मर्सेंटलिज्म आएगा, क्लासिकल से भी पहले चले गए हम। फिर यहाँ पे अगर हम देखें सी एंड बी, ऐसे क्रोनोलॉजी, ये तीन तो रटे होने चाहिए आपको इफ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स। मर्सेंटलिज्म, कंपैरेटिव, अपना एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया कि ई सी बी। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो एलिमिनेट हो गए अब ये दो। ठीक है। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो भी रिसेंटली आना शुरू हुआ है 2-3 बार से, पहले इससे क्वेश्चन ही नहीं आता था। इंट्रा इंडस्ट्री में आपको सारी डेट्स भी पढ़ा देती हूँ, दैट इज द लेटेस्ट कंसेप्ट बेसिकली इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। ठीक है, तो प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म को फिर हम यहाँ लगा देंगे, दैट इज सॉरी ईसीबीडी, ईसीबीडी इसमें आ रहा है थर्ड में ईसीबीडी। ठीक है, दैट मीन्स इफ यू, मतलब मेरे कहने का कि अगर आपको इनमें से 3-4 का पता है कि ये सही है, तो मतलब एक आधा नहीं भी पता होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो हो जाता है एडजस्ट। ये देखो मर्सेंटलिज्म आ गया 16 to 18 सेंचुरी, प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म डेविड ह्यूमे के द्वारा डेवलप किया गया था। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी 1776 एडम स्मिथ, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो 1817, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का कंसेप्ट ये 1970, इसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, मतलब एनालिसिस इसका 1971 से लेकर 2000 के बीच बीच हुआ था। ठीक है, आगे बिग पुश थ्योरी, बिग पुश थ्योरी कंसीडर्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट एसेंशियली डिपेंड्स ऑन। बिग पुश थ्योरी जो रोसेंटन रोडान के द्वारा 1943 में दी गई, इनमें से क्या सही ऑप्शन आएगा? फ्री मार्केट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, वेल डिफाइंड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, तो कॉस्ट थ्योरम आ गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बिल्कुल। सो बिग पुश थ्योरी में एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, बेसिकली एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्री को विशेष सर्कल से बाहर निकालने के लिए, है ना। एक मिनिमम लेवल का बिग पुश चाहिए, एक मिनिमम लेवल की कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप ऐसा समझ सकते हो, एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट बैलेंस्ड वे में, ठीक है, होनी चाहिए जरूरी इन म्यूचुअली सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। सो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इसका सही जवाब है। इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी, ये जो आपकी बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी है, बिग पुश थ्योरी है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस है, ये तीनों थ्योरीज बेसिकली बैलेंस्ड डेवलपमेंट की विचारधारा को सपोर्ट करती है, बिग पुश भी। ठीक है, और एक आपकी इस विचारधारा से जो उलट थ्योरी है वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी है, जो हिर्शमैन की है। ठीक है, फिर इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी के प्रपाउंडर्स बहुत अच्छे से रटे हुए हैं हमने, एरो, उजावा, सिड्रोस्की, रोमर, लुकेस, बैरो, रेबिलो, सेंटस। ठीक है, सोलो एक्सिजिनस ग्रोथ थ्योरी है सोलो की। ठीक है, तो इसमें आपके फिर फोर्थ वाला आएगा ए, बी एंड सी। ठीक हो गया। मैंक्यू हम पढ़ते हैं अपना न्यू केंजियंस में, न्यू केंजियंस में मैंक्यू की पढ़ते हैं विचारधारा। चलो, सो अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशंस, फिर से पब्लिकेशंस हैं तो इनके ईयर्स वगैरह सब अच्छे से देख लो, याद रखने हैं फिर आपको। सो ये जो आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ, जब भी मैंने ये आपको थ्योरीज करवाई हैं सारी, साथ साथ में इन सबके ईयर्स बताए हैं। बताओ, आप नहीं बोल सकते कि नहीं करवाए, सारी थ्योरीज के मैंने आपको साथ साथ में ईयर्स करवाए हुए हैं। जब हम सोलो की थ्योरी पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका ईयर पढ़ते हैं 1956 में ये थ्योरी आई थी। रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जब हमने पढ़ी 1960, इसका ईयर पढ़ा। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी अभी मैंने बताया हिर्शमैन के द्वारा 1958। लुइस की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं 1955। एशियन ड्रामा बुक है बेसिकली ये, गुनर माइडल की, अपना 1968। ठीक है, ये बुक्स एंड ऑथर्स वाली में ये भी किया हुआ है, तो इसका फोर्थ आंसर सही आ जाएगा आपका। ठीक है ना, थ्योरी अपना लुइस की हो गई 1955 में, फिर बी आ गया आपका 1956 में, है ना। फिर स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये आ गया हिर्शमैन की, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी 1958 में, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टॉय की 1960 में, और एशियन ड्रामा 1968। ठीक है, आगे देखिए। सो इन्वर्टेड यू हिपोथेसिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इन्वर्टेड यू हिपोथेसिस हम कजनेट का पढ़ते हैं ना ऐसे।
इन्वर्टेड यू हिपोथेसिस, यहाँ पे हम गिनी कोफिशिएंट या इनइक्वालिटी ले सकते हैं और यहाँ पर हम ले सकते हैं जीडीपी या इनकम कंट्री की, है ना, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें पढ़ते हैं इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं ग्रोथ की, या जब इनकम उसकी एक लेवल से कम है तो जो ये है इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं, ठीक है। जब हाईली डेवलप्ड हो जाता है कंट्री, है ना, हाईली डेवलप्ड कंट्री हो जाए, उसके बाद उसमें इनइक्वालिटीज कम होनी शुरू हो जाती है, इनकम बढ़ने से इनइक्वालिटीज कम हो रही है। तो इन्वर्टेड यू हिपोथेसिस कजनेट का ए को थर्ड से मैच कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ब्रूंटलैंड, बहुत बार मुझे मतलब पढ़ा के रटी हुई है, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ब्रूंटलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी गई थी, बी का फोर्थ आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। फिर आपका इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, अगर आपको याद हो तो हम ना आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में, और इस बार तो मैंने नेट में भी करवाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह करवाए हैं। उसमें एक हरमन डेली की अप्रोच, एक सोलो की अप्रोच है, वीक सस्टेनेबिलिटी अपना, है ना, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी, हरमन डेली की अप्रोच, ये भी हमने एड ऑन किए थे इस बार वाले बैच में, तो ये उसी से रिलेटेड है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, हरमन डेली। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का कंसेप्ट गेरेट हार्डी ने दिया है, ठीक है जी। सो ये हो गए आपके। In the context of new classical growth model, the effects of an increase in population growth are, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल यानी कि वो सोलो ग्रोथ मॉडल की बात कर रहा है, कहता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसमें से क्या होगा। लेट्स सी, पॉपुलेशन के बढ़ने से रिडक्शन इन द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पर हेड, बिल्कुल सही है, रिडक्शन इन द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी दैट मीन्स कैपिटल जो है, कैपिटल उतना पॉपुलेशन बढ़ गई तो कैपिटल जो है वो स्प्रेड हो जाएगा ज्यादा पॉपुलेशन में, ज्यादा वर्कर्स में, यानी कि ऑब्वियसली कैपिटल पर हेड गिरेगा। समझ गए ना बात को। दूसरा उसने ऑप्शन लिखा इंक्रीज इन पर कैपिटा आउटपुट, नहीं, कैपिटल पर वर्कर अगर डिक्रीज होगा तो आउटपुट पर वर्कर भी डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो बी को जैसे मैंने एलिमिनेट करा यहाँ पर, तो आपका ये और ये कट गया, और ए को मैंने बता दिया सही है। देखो सिर्फ दो ऑप्शंस मैंने एनालिसिस किए, दिमाग से सोचे और मैं आंसर तक पहुंच गई, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ने एग्जाम में बैठना, ठीक है। गलती से भी मेरी अप्रोच फॉलो मत करना, जैसे मैं एक एक ऑप्शन पढ़ाती हूँ एग्जाम में ना, ऐसे पढ़ने बैठना, तैयारी के दौरान ऐसे पढ़ने होते, एग्जाम में नहीं पढ़ने होते। आगे, इंक्रीज इन स्टेडी स्टेट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, सही है ये। स्टेडी स्टेट, बेसिकली स्टेडी स्टेट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट आउटपुट बढ़ने की उसने बात करी है। एग्रीगेट आउटपुट दैट मीन्स एग्रीगेट आउटपुट ग्रोथ जो है वो किस रेट पर ग्रोथ होता है, हमने सोलो मॉडल की जम्पशन में पढ़ा n+g। सो अगर n इंक्रीज होगा, इसमें से n इंक्रीज होगा तो टोटल आउटपुट जो है वो आपका इंक्रीज ही होगा, ग्रोज एट द रेट ऑफ n+g इफ n इंक्रीजेस टोटल। हाँ, n यहाँ पे हो गया आपका पॉपुलेशन और g आपका हो गया यहाँ पर टेक्नोलॉजी, ठीक है, g इज बेसिकली टेक्नोलॉजी हियर, ओके। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी, ये देखो ये भी उससे आया है, एन इंक्रीज इन सेविंग रेट, अगर सेविंग रेट बढ़ेगा तो क्या होगा। देखिए एक चीज समझिए, सेविंग रेट बढ़ेगा तो न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी में मतलब शॉर्ट रन इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है पर लॉन्ग रन इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप ऐसा समझिए, सेविंग रेट अफेक्ट्स ओनली शॉर्ट रन ग्रोथ नॉट लॉन्ग रन ग्रोथ, ठीक है। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर इंक्रीजेज लॉन्ग रन ग्रोथ नहीं, डिक्रीजेज स्टेडी स्टेट कैपिटल लेबर रेशियो नहीं, डिक्रीजेज द लॉन्ग रन लेवल नहीं, उसका सिर्फ शॉर्ट रन में इम्पैक्ट पड़ेगा सेविंग रेट का। रेजेज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन, हायर सेविंग हायर इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी ग्रोथ रेट में इंक्रीज होगा, ठीक है। लॉन्ग रन ग्रोथ जो है हम पढ़ते हैं कि वो डिटरमाइन होती है बाय पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी। हम इसकी जम्पशन में पढ़ते हैं सेविंग को एक्सिजनस ट्रीट किया गया है, यानी कि लॉन्ग रन ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी से डिटरमाइन होती है। सोलो मॉडल में हम ये पढ़ते हैं, सेविंग रेट से नहीं, ठीक है जी। ये आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ए पॉजिटिव आउटपुट गैप, आउटपुट गैप पॉजिटिव हो। पॉजिटिव आउटपुट गैप का मतलब यहाँ पे ये हुआ ना कि मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा हो, दैट मीन्स एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन पोटेंशियल आउटपुट, तभी वो गैप पॉजिटिव हुआ, है ना। इफ दिस फिगर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, सो आप ऐसा समझ सकते हैं अगर एक्चुअल आउटपुट मेरा पोटेंशियल आउटपुट कितने कि जितनी मेरी इकोनॉमी, आप ऐसा समझो जो हम हैरेट डोमर मॉडल में ग्रोथ रेट नहीं लेते वो एक तरह से पोटेंशियल रेट होता है,
कि जो रिसोर्सेज है कंट्री के, टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है, उसको मिला के जितना कंट्री तरक्की कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, जितना उसमें पोटेंशियल है। पर अगर एक्चुअल रेट पोटेंशियल रेट से ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ओवर एम्प्लॉयमेंट हो रही है ना, लेबर ज़्यादा काम कर रही है, मशीनों को ज़्यादा काम से ले रहे हैं, कुछ चीज़ ओवर यूज़ हो रहा है, तभी वो एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पॉजिटिव गैप कब आएगा? जब एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा होगी, दैट मीन्स इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, या तो वर्कर्स ओवर टाइम काम कर रहे हैं या मशीन्स नॉन स्टॉप काम कर रही हैं, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पॉवर्टी वेटेड इंडाइसिस ऑफ ग्रोथ। कहता है पॉवर्टी वेटेड इंडाइसिस जो होते हैं ग्रोथ का, उनका मकसद क्या होता है? तो देखिए दो उसमें चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी, या तो उसमें ऐसा हो कि गिविंग इक्वल वेट्स टू ऑल इनकम ग्रुप्स, कि सभी इनकम ग्रुप्स को इक्वल वेट दिए जाए। जैसे अब जीडीपी है, उसमें ज़्यादा वेट आता है रिचर का, है ना, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रही है ऑब्वियसली वो अमीरों के ज़्यादा अमीर होने के कारण बढ़ रही होती है ना। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है तो पुअर का लेवल भी पहले से ऊपर उठे। तो एक तो आ गया वेटेड पॉवर्टी इंडेक्स में कि इक्वल वेट देने हैं सभी इनकम ग्रुप्स को, या फिर ऐसा हो गया कि पुअरर ग्रुप्स जो है उनको ज़्यादा वेटेज दो, ठीक है। तो इनमें से क्या ऑप्शन फर्स्ट वाला सही आएगा, गिव एट लीस्ट में कम से कम इक्वल तो दो, ठीक है ना, एट लीस्ट इक्वल वेट टू ऑल इनकम ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ये देखो अभी जो मैंने हैरेट-डोमर मॉडल का जिक्र किया था वही चीज होगी। अब वही है इसमें चीज कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा हो रहा है, तो वो चीज लॉन्ग रन में नहीं टिक पाती, वो सस्टेनेबल नहीं है चीज। शॉर्ट रन में वो चीज हो सकती है बट इन लॉन्ग रन वो चीज नहीं हो सकती। कितना के टाइम तो अब ओवर एम्प्लॉयमेंट कर लोगे सोर्सेज की। तो यही इसमें बात है। देखो कहता है करेक्ट कौन सा नहीं है। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि लेबर फोर्स एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, वही कंट्री की जो सोर्सेज है उनका ग्रोथ। फिर कहता है कि अगर एक्चुअल ग्रोथ वारंटेड रेट से ज्यादा हो, ठीक है, तो एक्चुअल ग्रोथ जो है तब तक डिवर्ज होगा वारंटेड रेट से, ठीक है, जब तक वो नेचुरल रेट तक ना पहुंच जाए। क्यों? इसका मतलब यही है कि एक्चुअल रेट नेचुरल रेट से नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में, जैसे मैंने कहा, लॉन्ग रन में एक्चुअल ग्रोथ जो है वो नेचुरल ग्रोथ से ज्यादा नहीं हो सकती, जो मैंने अभी आपको रीजनिंग दी कि वो वारंटेड रेट से डिवर्ज कर रहा है, तब तक वो वारंटेड रेट से डिवर्ज करेगा, जब वो नेचुरल ग्रोथ रेट को हिट कर देगा तो बस कर देगा वहां पे, उससे ज्यादा लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट जिसको हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसमें तीनों रेट्स बराबर है, इसमें इनकरेक्ट क्या है? थर्ड वाला, दैट मीन्स जी कैन बी ग्रेटर देन जी एन इन द लॉन्ग रन, नहीं हो सकता। लॉन्ग रन में देखो नेचुरल ग्रोथ एक बेसिकली अपर सीलिंग की तरह काम करता है, ठीक है, कि कंट्री की अवेलेबल सोर्सेज से जितना ग्रो कंट्री हो सकता है। सो अगर एक्चुअल ग्रोथ नेचुरल ग्रोथ से ज्यादा होगी तो दैट मीन्स इकोनॉमी को ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए, कहीं ना कहीं लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर काम से ज्यादा ले रहे हैं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाएगी बिल्कुल, कि सरप्लस लेबर बची ही नहीं है, अब सभी को तो हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और भी लेबर चाहिए अगर एक्चुअल को ज्यादा लेके आना है उससे, तो ठीक है ना। तो ग्रोथ अबव जीएन इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, दैट्स व्हाई थर्ड आपका इनकरेक्ट। आई बात समझ? आगे देखो रोस्टॉय। सो अकॉर्डिंग टू रोस्टॉय, एनी इंडस्ट्री कैन प्ले द रोल ऑफ लीडिंग सेक्टर इन द टेक ऑफ स्टेज से। रोस्टॉय मॉडल में आपको क्वेश्चन ही हर बार टेक ऑफ स्टेज से आता है। अब टेक ऑफ स्टेज में क्या है? टेक ऑफ स्टेज में मार्केट जो है प्रोडक्ट की तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल सही। लीडिंग सेक्टर आ रहे हैं, लीडिंग सेक्टर जो है सेकेंडरी एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखो मार्केट प्रोडक्ट की तेजी से बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लीडिंग सेक्टर सेकेंडरी एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब एक सेक्टर की ग्रोथ जो है वो रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है उसमें भी एक्सपेंशन लेके आ रही है, जिसको हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कहते हैं। टेक ऑफ स्टेज में ये सब चीजें होती हैं। एक रेवोल्यूशनरी स्टेज जिसको रोस्टॉय ने वाटरशेड स्टेज का नाम दिया, ठीक है। फिर सेक्टर हैज एन एडुकेट एंड कॉन्टिन्यूअल सप्लाई ऑफ कैपिटल फ्रॉम प्लॉड बैक प्रॉफिट्स, यानी कि जो कमा रहे हैं उसको फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, इंटरनल री इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स इनटू द सेक्टर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब इनोवेशन हो रही है, सही है। सिर्फ ई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। ई में उसने लिखा है चेंजेस इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रक्चरल वंस,
ये रोस्टर मॉडल की कोई कंडीशन नहीं है। जो स्ट्रक्चरल चेंज है ये अलग ही चीज़ है। जब हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ आ गए या सर्विस सेक्टर की तरफ आ गए, दैट इज अ चेंजेस इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, है ना। तो वो टेक ऑफ का क्रिटेरिया नहीं है बेसिकली। तो इसलिए ABCD यहाँ पर आपके सही जवाब आएंगे। ठीक है जी। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।